नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के सभी श्रोता दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पिछली कड़ी में सुनी गई कहानी ठेस को आगे जारी रखेंगे। कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। रेणु जी लोक जीवन का जैसा सजीव और संवेदनशील चित्रण करते हैं वो अन्यत्र दुर्लभ है। आज हम उनकी बहुचर्चित कहानी ठेस का द्वितीय व अंतिम अंक सुनेंगे। तो सुनना प्रारंभ करें। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। सिरचंद जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होंठ पर। अपने काम में मगन सिरचंद को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचंद को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर में अंदर पकवान बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मछली, सिरचंद को बुदिया क्यों नहीं देती? बुदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचंद के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गईं। मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंकी हुई अधूरी चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देती हुई इधर उधर देखकर कहा, सिरचंद दादा, काम काज का घर है। 5 तरह के लोग हैं। 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचंद ने मुस्कुराकर
पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थीं। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गईं। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचंद से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत्परो नास्ति। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीठ थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेटकर संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झौसे के मुंह में लगाम है न आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचंद के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचंद को मनाने गया। देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली। बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसे भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर
कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजे बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं? मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। अभी आपने सुना फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी ठेस। आपको कहानी कैसी लगी? पसंद आने पर लाइक करें, मित्रों परिवारजनों में शेयर करें। नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट्स के जरिए देते रहें। अभी के लिए विदा। धन्यवाद।